बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम साइड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बातचीत होती है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश में इस वक्त इंतखाबात का सिलसिला जारी है। वहीं BNP और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का इस वक्त जो टाकरा है वो बड़ा तेज़ी से जारी है, लेकिन अभी तक हतमी रिजल्ट सामने नहीं आए। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी सेहत के मामला सामने आ रहे हैं बानी PTI के हवाले से, जहाँ एक आँख की डैमेज होने या उसके 15% तक दिखाई देने के जो तासुरात हैं, इसकी एक मिला जुला रुझान हमें नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रीटमेंट के हवाले से भी अब पेश गोई की जा रही है कि ट्रीटमेंट क्या अस्पताल में की जाएगी या ये वो ट्रीटमेंट है जो कि हॉस्पिटल में भी जेल में भी की जा सकती है। ये तमाम तो सूरत हाल एक जाने पर, दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि जी मुल्क की मईशत को तरक्की देने वाला शहर कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी मुतादिद महंगाई की वजह से जो अवाम है वो परेशान नजर आ रही है। ऐसे में ताजिर बरादरी भी हमें परेशान नजर आती है। खरीदो फरोख्त के मामला अब भी हमें सुधरे हुए दिखाई नहीं देते। ऐसी सूरत हाल में रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि जी गोल्ड के रेट और सिल्वर के रेट आसमानों को छू जाते हैं और ये वो तमाम तरह सूरत हाल है जिससे ताजिर भी परेशान दिखाई देता है। इसी हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अयाज मेमन मोतीवाला, बिजनेसमैन भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अयाज मेमन साहब, हम ये देखते हैं कि तमाम तरह सूरत हाल में एक जगह जानिब महंगाई आ जाती है। अभी जो इस वक्त सोने के रेट चल रहे हैं उसके हवाले से अगर देखें तो ताजिर बड़े परेशान नजर आते हैं, एक बेचैनी की लहर है। वहीं अवाम को देखें तो काफी मुतज़्ज़ल होती हुई दिखाई दे रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो आपका मेट्रो वन का शुक्रिया जिन्होंने अवामी मसाइल पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक पाकिस्तान का रुपया जो अदम इस्तेहकाम, जैसे आप ये देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ गुजरा और रुपया गिरता तो गया, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की शरह भी बढ़ती गई, अवामुन नास की कुव्वत खरीद भी कम होती गई। ऐसे में पाकिस्तान में सोने के दाम और चांदी के दाम, अच्छा, सोने और चांदी के दाम के बढ़ने की दो वजूहत होती हैं। एक तो पाकिस्तान का रुपया अगर कम होता है डॉलर के मुकाबले तो सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं, और अगर इंटरनेशनली पर ऑन्स सोने और चांदी के दाम बढ़ते हैं डॉलर में तो भी पाकिस्तान में इसका असर आता है। तो अब जो ये एक लहर चली पाकिस्तान में सोने चांदी की तेजी की, तो ये लहर चली इंटरनेशनली पर ऑन्स डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये 6-8 महीने में पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हुआ है माजी की निस्बत, और डॉलर यहाँ पर अपनी एवरेज जो है वो कम कर गया है। लेकिन इंटरनेशनली सोने और चांदी के दाम, यानी आप ये देख लें कि $28 पर ऑन्स चांदी जो थी वो $118 तक पहुंच गई, और जो 2000 से $2100 पर ऑन्स सोना था वो $5000 से ज्यादा अपनी एवरेज को बढ़ा गया। तो ये इंटरनेशनली जो सोने और चांदी की खपत है उसमें इजाफा हुआ। मैं समझता हूँ ज्यादातर चांदी की खपत, जो चांदी की जरूरियात हैं उसमें इजाफा होने की वजह से ये तेजी आई। अब इसका असर दुकानदारों पर ये असर पड़ा कि आज सोने का कारोबार 10% से भी कम रह गया है। यानी जो ग्राहक 100% आया करते थे वो 10% रह गए। कुव्वत खरीद में आवाम की इतना फर्क आया है, और फिर आता हुआ रमजान और फिर इसमें महंगाई, तो मैं ये समझता हूँ कि ताजिर बरादरी तो इस वक्त बड़ी परेशान है। लेकिन सोने और चांदी के दामों के बढ़ने की वजह से जो शादी ब्याह की तकरीबात में बच्चियों के लिए सोने के जेवरात खुसूसन दिए जाते थे उसमें भी नुमाया कमी आई है। और इसकी महंगाई से आप इसको जोड़ सकते हैं कि अवामुन नास जो महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं, और अब रमजान जब आ रहा है तो इसमें जो रेट तेजी से खाने के जरूरियात जिंदगी के बढ़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2-4-6 महीने इसमें दुकानदारों के लिए, मुझे कोई सोनार बिरादरी के लिए कोई फवाइद दिखते नहीं। और सोनार बिरादरी के लिए जो कारीगर तबका है जो सोने के जेवरात बनाता था सर, वो तो कारखाने बंद करके अब कोई रक्शे चला रहा है और कोई घर से खाना बना करके इन गलियों में बेच रहा है। ये हालात आ चुके हैं। सही। अच्छा अयाज मेमन साहब, ये भी बताएगा कि एक जानिब जिस तरह सोनार है या जो बनाने वाला है, मेकर है, अगर उसके ये हालात हमें दिखाई दे रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? सर, जिम्मेदार इस पर किसको कह सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि जिम्मेदार तो हुकूमतें होती है ना। आप अगर महंगाई को कंट्रोल करके रुपए को मुस्तहकम करें और यहाँ पर रोजगार के मौके लोगों के पास हों, और लोगों की जरूरत से ज्यादा आमदनी, अगर जैसे दुनिया हॉलैंड, पोलैंड, नेदरलैंड, जापान, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब, दुबई, यहाँ इन ममालिक में अवामुन नास खुशहाल हैं, तो खुशहाली तो रियासत में हुकूमत, यानी रियासत का मतलब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है ना। हुकूमत वक्त ने तो पाकिस्तान में आप जब से मतलब खुसूसन सिंध में तो जो इंसानी जरूरियात हैं उसको आप एक तरफ रख लें, और पाकिस्तान की सतह पर महंगाई से लेकर के रोजगार के
वफाक की हुकूमत, तो ये दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां उस तरह पूरी नहीं की जिस तरह दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में होती है, जबकि हमारे पास वसाइल और अफरादी कुव्वत, 26 करोड़ की आबादी वाला मुल्क और 4 मौसम और समंदर से लेकर जरखेज जमीन से लेकर पहाड़ मादनियात, हमारे पास पोर्ट बंदरगाह, ये हर चीज अल्लाह ताला ने दी है। इसके बावजूद भी अगर आप आज 2026 में बैठकर ये कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन, तो सर अवामुन्नास ने खुद ने तो महंगाई इस मुल्क में की नहीं ना। हम कहीं ना कहीं उन इदारों को या उन हुक्मरानों को कसूरवार ठहरा सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को खुशहाल बनाना। तो अगर डॉलर 1 रुपए का होता तो शायद हम आज ये बातें ना कर रहे होते, हम तरक्की की बातें कर रहे होते, आने वाले 500 साल की बात करते, लेकिन हम तो गटर के ढक्कन से महरूम हो गए। और पाकिस्तान में साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम और रोजगार, इनमें से कुछ भी तो नहीं है। तो फिर इसके बाद ये कहना कौन जिम्मेदार है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल किससे करना चाहिए, आवाम से या हुक्मरानों से, या आपने बेहतर अंदाज में अपने आप को खुद से सवाल करना है कि किससे ये सवाल होना चाहिए। ठीक, अच्छा अयाज साहब, दूसरी जानिब एक और चीज ये भी हम देखते हैं कि तहरीरी तौर पे हम देखें, डॉक्यूमेंट्री तौर पे देखें, सब अच्छे की खबरें जो है वो दिखाई जा रही होती हैं। खास करके हुकूमत की बात करें तो मईशत हमें उड़ती हुई दिखाई देती है, बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब हम अफरात ज़र की बात करें, हम तरसलात ज़र की बात करें, तो अब भी हम देख रहे हैं कि तरसलात ज़र की अगर बात करें तो इस वक्त बताया जाता है कि जी अगर तरसलात ज़र देखे जाए तो दुबई से पाकिस्तान में भेजने वाली जो आमदनी है वो काफी ज्यादा इस साल आई है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर एक जानिब महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब तो है कि कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। सर आप अच्छा कमाते हैं लेकिन आप पे कर्ज कितना है? कर्ज की सूरत में इंटरनेशनली आप इंटरेस्ट कितना देते हैं? फिर आपका स्मगलिंग रेशो से आप दुनिया में डॉलर और जो भी दुनिया भर की करेंसी है वो दुनिया का माल खरीद के उनको स्मगलिंग की सूरत में कितना बेचते हैं? फिर दूसरा, आपके पास प्रोडक्शन, यानी आप डीजल से लेकर, मशीन से लेकर, सुई से लेकर, धागे से लेकर, कॉपर से लेकर, बिजली से लेकर, बत्ती बल्ब से लेकर, ये सब तो आप दुनिया से मंगाते हैं। और जो यहाँ पर आप प्रोडक्ट बनाते भी हैं उसमें भी 95% से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप जो आइटम्स इंपोर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपका तो 5% भी अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं वो कौमें तरक्की करती हैं जो तहकीक करके, ईजाद करके, दुनिया को बना करके माल बेचती हैं? तो आप तो 100% दुनिया का खरीदा हुआ माल इस्तेमाल करके हमारे वसाइल और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का भेजा हुआ पैसा दुनिया को सामान खरीदने की मद में और कर्ज उतारने की सूरत में दे देते हैं। तो अच्छा तो शायद यही कहूंगा कि जो महलों में हमारे हुक्मरान बैठे हुए वो जो खिड़की खोलते हैं तो उनको वहां की पक्की सड़क और दिखने वाला माहौल और इस्लामाबाद की पुरफिजा और वो हरियाली शायद उनको देख के लगता है कि पूरा पाकिस्तान खुशहाल है, ऐसा है नहीं। ठीक, अच्छा दूसरी जानब ये जो हम सोने की कीमतों की बात कर रहे हैं या चांदी, आपने जिस तरीके से कहा कि जी चांदी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी, जिसकी वजह से सोना भी हम अब देख रहे हैं कि जी उसकी जो सतह है वो बुलंद हो चुकी है। बढ़ेगा ना, ये तो बढ़ेगा। जब हवा और आदम पैदा हुए दुनिया में तो भी दुनिया में कुदरती वसाइल इतने थे। ये कोई फार्मूले वाली चीज तो नहीं है ना कि चूल्हे के ऊपर रखा और आपने 4 फार्मूले मिलाए या इंग्रेडिएंट्स मिलाए और कोई एक प्रोडक्ट तैयार हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ये तो कुदरती वसाइल है ना सर, ये तो एक अल्लाह के निजाम में ये चीजें आती हैं। तो आज 8.5 अरब की आबादी दुनिया की हो गई और अब तहकीक के साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो गाड़ियों की बैटरीज वगैरह, तो इसमें भी अब इनका इस्तेमाल सोने और चांदी का बढ़ता जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि भैया जब दुनिया की आबादी बढ़ी और कुदरती वसाइल इतने, तो आने वाले वक्त में जब 16 अरब की आबादी दुनिया की हो जाएगी तो उस वक्त तो सोना जो है वो 20 लाख रुपए तोला होगा और चांदी जो है वो 2 लाख रुपए तोला होगी। ये चीजें कंट्रोल कैसे की जा सकती हैं? जी। आप दुनिया में बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल वहां की मुआशरे की खुशहाली से कर सकते हैं ना। मेरी तनख्वाह वक्त के साथ साथ बढ़े, मेरा मुल्क खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो जाए। एक पर्स जो है बटवा वो 200 रुपए का मिलता है और एक बटवा 1 करोड़ रुपए का मिलता है। पर्स तो पर्स है लेकिन ब्रांड का फर्क है। तो ब्रांड खरीदने वाले लोग भी तो दुनिया में कौन से मुल्क में मौजूद हैं जो मुआशरे खुशहाल हैं? तो हमने पाकिस्तान को खुशहाली की जानिब ले जाना है, इनके रेटों पे फिक्र नहीं करनी। हमने गुर्बत मिटा के खुशहाल मुआशरा करना है। तो फिर तो ये 20 लाख रुपए तोला भी हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे। लेकिन अगर गुर्बत ऐसी है कि 100 रुपए तोला भी ना खरीद सके आदमी और वो एक वक्त की रोटी 20 रुपए की लेने की फाका कशी में हो, तो सर उसके लिए तो 100 रुपए तोला हो जाए वो भी महंगा है ना सर। तो आप सोने और चांदी, हाँ इसका फर्क दुकानदार पर पड़ रहा है, दुकानदार तकलीफ में आ रहे हैं। जरगर बिरादरी जो कारीगर सोने चांदी के जेवरात बनाते थे वो तकलीफ में आ रहे हैं क्योंकि खुशहाली ना होने की वजह से, महंगाई की वजह से अवामुन्नास की कुव्वत खरीद नहीं है। तो कुव्वत खरीद को बढ़ाए ना सर, आप मुआशरे को खुशहाल करें ना, तो ये चीजें तो महंगी से महंगी भी खरीद लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुआशरा खुशहाल होना चाहिए। बाकी हमें इस पर कहना है कि सोने के दाम बढ़े, सोने के दाम पाकिस्तान में तो नहीं बढ़े, पूरी दुनिया में बढ़े। ठीक, लेकिन अमेरिका में पर औंस $5,000 पड़ रहा है, यानी वहां के 5,000 रुपए।
और पाकिस्तानी आपको 5 लाख रुपए, तो 5,000 अमेरिका के 5,000 रुपए अमेरिकन लोगों के लिए ना पर ऑन्स, और हमारे यहाँ तोला 5 लाख रुपए। तो सर हम पीछे हैं ना दुनिया से, हम आगे बढ़े तो ये चीजें हम खुद कंट्रोल कर लेंगे, मैं समझता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि अब जो आवाम का एक रुझान हमें नजर आ रहा है, जहां पे हम बात करते हैं सोने की या चांदी की, अब लोग जो है ना वो कॉपर की जानिब थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जी जो कुव्वत खरीद है वो कॉपर की साइड पे ज्यादा आ गई है, शायद इस वजह से भी लोगों का रुझान जो है वो डाइवर्ट हो गया है सोने की तरफ से। देखिए माजी में 200 साल पहले चले जाए ना, 200 साल पहले सोने और चांदी की क्या कीमत होती थी? कुछ नहीं। 200 साल पहले करेंसी, 2, 3, 400, 5 साल पहले करेंसी भी नहीं होती थी, तो उस वक्त सोना चांदी खरीदा नहीं। तो सोने चांदी को प्योरिटी से कम करने के लिए, जेवर बनाने के लिए जो इसमें मिलावट फेट डलता है वो किसका डलता है? कॉपर का डलता है। तो सोना चांदी और कॉपर की कान से चांदी निकलती है, यानी अगर 100 किलो कॉपर निकलता है तो उसमें से कोई 2-5 किलो चांदी निकलती है। तो कॉपर तीसरी धात है, तो दुनिया में कॉपर का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, और कॉपर बेहतरीन कंडक्टर है सिल्वर के बाद, तो और मजबूती में सिल्वर से बेहतर है। और ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए 1000 साल बाद भी खत्म नहीं होती। तो अगर आज आवाम को ये समझ आ रही है और पता चल रहा है कि कॉपर आज अगर 5, 6, 7 रुपए ग्राम मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में अगर ये 20, 25, 30 रुपए ग्राम हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम का सरमाया उसके घर में महफूज है ना सर। ठीक है, मतलब आप ये मशवरा देंगे आवाम को कि आवाम जो है वो कॉपर खरीद ले, क्योंकि आने वाले वक्त में वो महंगी हो जाएगी? मशवरा दूंगा, इंटरनेशनली तहकीक करके लें जी, इंटरनेशनली गूगल AI पर जाए, उधर तहकीक करें कि दुनिया में क्या चीज किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो अगर आगे बढ़ने वाली चीज, यानी बहुत सी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल करेंसीज हैं, तो उसमें भी तो लोग अरबों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं ना सर। तो जो चीज है ही नहीं दुनिया में, जो नजर ही नहीं आ रही, उस पर लोग पैसे लगा रहे हैं। तो जो चीज नजर आ रही है, तो मैं समझता हूँ उस पर इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी चीज तो नहीं है। तो लोगों को अपनी तहकीक से, मेरे कहने पर, आपके कहने पर नहीं, अपनी तहकीक से, अब तो बड़ा आसान सोशल मीडिया हो गया है, तो वो उस पर जाकर के अपने हिसाब से देखें। और फिर यही कहूंगा कि 3,000 रुपए तोले से अगर आज 11,000 रुपए तोला है, तो ये क्रेज तो नहीं हुआ ना, जो लोग क्रेज की बातें कर रहे हैं। 11,000 पे आके रुक गया 3,000 से, तो मतलब 11,000 रुपए तक की कीमत बढ़ गई ना इसकी, तो इसका मतलब है इसमें कोई खासियत है ना सर। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ये बताइएगा, और दुनिया में ये कुछ चीजें अमीरों को फायदा देने के लिए भी होती हैं, कुछ चीजें बढ़ा करके गिराई जाती हैं ताकि गरीब बेचे, और जो चीज गरीब बेचता है वो चीज अमीर खरीदता है और अमीरों ने को, तो गरीब से लिया ही चीजें गिरा करके लिया जाता है। अमीर बड़ा अक्लमंद बिजनेसमैन होता है, तो अमीर को अमीर ना किया जाए, तो इसके लिए तहकीक करें और अपनी जो घर में चीज रखी हुई है थोड़ा सब्र करें, इंतजार करें। ठीक है। अच्छा, एक मैसेज देना चाहूंगा आपसे, हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? अब रमजान क्योंकि करीब है, और जिस तरह आपने बताया कि कुव्वत खरीद जो आवाम की है वो है ही नहीं, ऐसे में क्या मशवरा देंगे? सर खैरात ज़कात लाइन में लगा के भिखारी बढ़ाने वाले, और सड़क के ऊपर अगर बकरे का गोश्त खाने को मिल जाए और खैरात ज़कात के अंदर राशन और मिल जाए, तो जिस कौम में रियासत है गरीबी बढ़ाने को एक टैलेंट का है और उसको फरोग और प्रमोट करें, तो उनको क्या मैसेज में दूं? मैं यही कहता हूं कि जखीरा अंदोजी से लेकर मुनाफाखोरी और महंगाई अवाम का मुकद्दर लिख दिया गया। मेरे आपके मैसेज देने से कुछ नहीं होगा, आपके मेरे दिल जलाने से। अल्लाह हुक्मरानों को, लेकिन एक छोटा सा कंट्रीब्यूट तो हम कर सकते हैं ना, कि कम से कम अवाम इस चीज को समझने की कोशिश करे। तो यह है कि मेरे ख्याल में मुसलमान वही है रसूल की सुन्नत पे अमल करने वाला, बेशक, जो रमजानुल मुबारक के महीने में तो काफिर जिनको हम कहते हैं, वो भी दुनिया के दूसरे मुमालिक में डिस्काउंट कर देते हैं, रुपए की चीज आठाने में बेचते हैं रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में। तो सर हम तो रसूल की सुन्नत पे अमल सिर्फ सजदों में कर लेते, उम्रा करके कर लेते। अवाम उन्नास को रिलीफ देने में हमारा दिल जो है पत्थर हो जाता है, तो अल्लाह ताला पत्थर दिल से इनको निकाले और अवाम उन्नास तक सस्ती चीजें रमजानुल मुबारक में पहुंचाए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ रोजा और अफ्तार कम से कम इस तरह कर सके कि वो भूख से रात को मतलब तड़पे ना। तो मैं ये समझता हूँ इसमें ताजिर बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया अयाज मेमन मोतीवाला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और खास करके हम देखते हैं कि समाजी सतह पे बहुत से काम करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और यही सूरत हाल में नजर आ रही है जहाँ पे क़ुव्वत खरीद हम अगर देखें तो आवाम की दस्तरस से हर चीज़ बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हुकूमती सतह पर देखें तो कौन से रिलीफ फराहम किए जा रहे हैं, रमज़ान के कौन से पैकेजेस लाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम देखें जो सोने की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये एक सवाल या निशान बनता चला जा रहा है। यहाँ वक्त एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त जारी था और हम बात कर रहे थे गोल्ड के प्राइसेस के हवाले से, और आज की जो अहम खबर है उसके हवाले से अगर बताएं तो मुल्क भर में आज सोने की कीमत के हवाले से बताया जा रहा है कि 2000 रुपए का मजीद इजाफा देखने में आया है। और इस वक्त एसोसिएशन के मुताबिक बताया जा रहा है कि 10 ग्राम सोने का भाव 1972 रुपए इजाफे के साथ 4,53,156 रुपए पर आ चुका है। ये तमाम तो सूरत हाल है। वहीं हम देख रहे हैं कि जी रमजान भी करीब है। ऐसी सूरत हाल के अंदर क़ुव्वत खरीद जो अवाम की है वो समझ से बाहर आता है। ऐसे में आने वाले वक्तों में देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली शादियां भी करीब आ रही हैं, सोना बनाना, सोना रखना या पुराना सोना, क्या अब अवाम भी जो है ना वो तजस्सुस का शिकार है। क्या उसे सोना खरीदना चाहिए, क्या उसे सोना बेचना चाहिए? और ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके मोहम्मद अरशद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आपका और मेट्रो टीवी का कि आपने मुझे टाइम दिया, वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ बयान किया। मोहम्मद अरशद साहब, हम ये देख रहे हैं कि सोना या चांदी का जो सिलसिला है ना, जब ये कीमतों की जब बात आती है, उतार चढ़ाव की बात आ रही होती है, तो सबके कान अब खड़े हो गए। क्योंकि अब वो हम ये देख रहे हैं कि जी जहां पे सुनार की बात करें या अगर हम ताजिर की बात करें, बिजनेसमैन भी परेशान नजर आ रहा है, जो सुनार है वो भी परेशान नजर आ रहा है। क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, टू बी वेरी हॉनेस्ट, कि जो कीमतें बढ़ी हैं हमें खुशी नहीं है। क्यों? देखिए, हमारे एसिड में तो इजाफा हुआ कि यार हमारा जो 1 लाख का माल था वो 10 लाख का हो गया, 10 लाख का तो 20। बात ये नहीं है। बात ये कि जब तक प्रोडक्शन हमारी सेल आउट नहीं होगी, जो हमारी प्रोडक्ट बिकेंगी नहीं, अब कीमतें वहाँ पहुँच गई हैं कि आम आदमी ख़रीद से बहुत दूर हो गया। यानी ये समझ लें कि रमज़ान से पहले दिसंबर और जनवरी जो होता है वो हमारा शादियों का सीज़न होता है। अच्छा, शादी का सीज़न होने के बावजूद इस साल 2025 में ये रहा नवंबर दिसंबर में कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि 40% हमारी सेल होगी, लेकिन आप यकीन करें कि हम 8% भी सेल आउट नहीं कर सके, क्योंकि कीमतें वहाँ पहुँच गई हैं कि 5 लाख रुपए तोला, मतलब आप किस तरीके से अफोर्ड करेगी एक मिडिल क्लास। और एक जो हमारे यहाँ इस शहर की और एक रिवायतें हैं कि जी शादी ब्याह के मौके के ऊपर हम अपने बच्चों को जो है मतलब एक सेफ्टी एक मेटल देते थे कि यार चले कभी बुरे वक्त में खुदा न खास्ता इनका कोई परेशानी आएगा तो उसको यूज़ करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो अब वो रिवायतें भी दम तोड़ती नज़र आ रही हैं कि जो लोग 10 तोले 5 तोले देते थे वो अब 1-2 तोले पर आ गए, और जो 1-2 तोले वाले थे वो गायब हो गए। सही। प्लस ये कि जो आइटम ऐसे होते गिफ्ट आइटम, जैसे मेरी सिस्टर की बर्थडे है, मेरी भाभी की कोई इवेंट है, वेडिंग है, तो मैं उसके अंदर एक गिफ्ट आइटम उठाकर उनको दे दिया करता। मतलब वो भी अब चीज़ें बिल्कुल दम तोड़ गई, वो रिवायतें भी दम तोड़ गई हैं कीमतें बढ़ने की वजह से। अच्छा, रीज़न क्या देखें आप? रीज़न ये हमें आलमी मंडी पर नज़र रखनी पड़ेगी। एक वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर सोना, अगर हम चले, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम 2021 की बात करते हैं, जब कोविड था, पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमत 90,000 रुपये तोला थी। मतलब 5 साल के अंदर इंटरनेशनल मार्केट 2100-2200 डॉलर पर औंस पर ट्रेड हो रही थी। आज हमने देखा कि 4,700 डॉलर तक मार्केट गई, उसके बाद एक बहुत बड़ा जंप आया। 5,552 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड में पर औंस पर चली गई, और सिल्वर के अंदर 120 डॉलर पर औंस पर चली गई। तो लाज़मी बात है, एक छोटा इन्वेस्टर जब उसको चमक नज़र आई कि 3 महीने पहले हम अगर खड़े होते तो चांदी जो है वो 3300 रुपये तोला थी, और सोना जो था वो 4,50,60,000 रुपये चल रहा था। उसको ये समझ नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो दबाव है सोने की कीमतों में और मार्केटें बढ़ रही है, उस तरफ नज़र नहीं रखी। उन्होंने कहा इसमें तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, 3 महीने के अंदर जो 8,000 हो गई, 5 महीने के अंदर 12,000 हो गए, 17,000 हो गई। तो इसमें जो इन्वेस्टर था, जो छोटा इन्वेस्टर था, वो आगे फंस गया, उसने ख़रीदारी की। अच्छा, जिन्होंने 10,000 11,000 के अंदर खरीदी वो सेफ साइड है, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मेटल अपनी हिस्ट्री खुद बनाता है, ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी कहना चाहता हूँ। बात देखें, हम 70 साल की हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान के अंदर ये दुनिया भर में मेटल कभी नीचे नहीं आया, हमेशा उसकी कीमतें ऊपर ही हुई हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में सोने का सफ़र जो शुरू हुआ वो 60 और 70 रुपये तोला में पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान में सोना 60-70 रुपये तोला था। तो देखिए हर साल बढ़ता ही चला गया। 2021 में 90,000 रुपये तोला, 2022 में जो है 1,30,000 रुपये तोला, 23 के अंदर 2,60,000 रुपये तोला। लेकिन अच्छा देखिए, इतनी ग्रेजुअली से जो ये कीमतें बढ़ी हैं, अब कुछ लोगों का ये भी मानना होता है या कुछ लोग इसको इस तरीके से कंसीडर करते हैं, कहते हैं कि जी आर्टिफिशियली जो है ना ये उतार चढ़ाव का सिलसिला है। नहीं, आर्टिफिशियली देखें, एक दुनिया जो है हमारी
जो ग्लोबल ट्रेड कर रही थी वो डॉलर से कर रही थी, ऐसे ही है। और तमाम जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके बड़े जो काम सारे डॉलर के उसमें होते थे। अब डॉलर अपनी कदर खोता जा रहा है, जो मतलब आलमी तज्जिया निगार इसको देख रहे हैं, डॉलर अपनी कदर खोता जा रहा है और लोग का एतमाद जो है वो मेटल में बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह। देखें अब जो बैंक्स हैं, आलमी बैंक्स हैं, मरकजी बैंक हैं, वो तमाम अपने जो रिजर्व्स हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। प्लस जो चाइना को देख लें, चाइना अपने रिजर्व ट्रेजरी बॉन्ड उसके वक्त किस मतलब मकदार में थे कि हमारी आपकी सोच होगी। अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स जो थे और डॉलर वो उसके एसेट का हिस्सा थे, उसका कैपिटल थे, उसके रिजर्व थे। तो अभी भी पांडा जो बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर अब वो सब चीजें करके अब इसको एक माशी वॉर कह सकते हैं हम दो बड़े मुल्कों की। ये माशी वॉर है, इसमें हम अप भी देखेंगे और डाउन भी देखेंगे। ओके, तो बस अल्लाह ताला चलाता रखे। लेकिन हमारे सेक्टर में मैं आपको बताऊं, हमारे सेक्टर में खुशहाली नहीं है कीमतें बढ़ने से, क्योंकि हमारा कारीगर तबका परेशान, हमारा मैन्युफैक्चरर्स तबका परेशान, हमारा ज्वेलर परेशान। क्योंकि इस रेट के अंदर जब कस्टमरी खरीदारी के लिए नहीं आएगा और पुराना सोना भी आप कब तक खरीदेंगे, कब तक कौन बेचने आएगा हमारे पास, इसकी भी एक लिमिट होती है। तो इस वक्त बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला आसानी वाले मामला करे। आगे रमजान भी आ रहे हैं। देख रहे हैं इसको कि सेलिंग प्राइस जो आपकी है मिसाल के तौर पे जिस पे आपने चीज सेल की और अगर उसमें से हम परचेजिंग प्राइस निकाल दें तो बेसिकली उसके बाद जो चीज बचती है उसमें से आप अखराजात निकालेंगे और अपना प्रॉफिट निकालेंगे, ऐसा ही है। लेकिन जब ये चीज हमें देख रहे हैं कि मार्केट में एक चीज सेल ही नहीं हो रही है तो वो जो परचेजिंग प्राइस वाली चीज आपने रखी हुई है वो तो सिर्फ रखी हुई है, उससे तो उसका मतलब किसी किस्म की ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब बिजनेस ठप हो गया। मैं इसको आपको आसान लफ्जों में, एक फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास एक रिंग लेने आए, ठीक है, मैंने 6% में कारीगर से वो बनवाई, 10% में आपको दे दी, उसमें 4% मेरा प्रॉफिट है। एग्जैक्टली। जब वो बिकेगी तो 6% उस कारीगर के घर में जाएगा ना, जिसके घर में 8 अफराद मौजूद हैं। ठीक, 4% ये सारी सिचुएशन तो हम देख रहे हैं। अब आर्टिफिशियल हम बोले या हम इसको बोले कि इकोनॉमिकल, एक जिस तरह आपने कहा कि वॉर है, अगर ये इसी तरीके से चलती चली जा रही है, हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई मुआवनत या हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी बनाई गई है? देखिए हुकूमत जो है फेडरल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गोल्ड इंडस्ट्री को जो है, गोल्ड को जो मतलब इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दें, एक कंपनी ऐसी बनाई जाए जो गोल्ड रेट्स के ऊपर, सिल्वर रेट्स के ऊपर जो है वो काम करे। और जैसे डॉलर का रेट खुलता है आपके यहाँ और ऑयल के रेट खुलते हैं, तमाम चीज़ों, इस तरह गोल्ड के रेट भी जो फेडरल की सतह पर होने चाहिए। ताकि अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, हम या दूसरे कॉइन्स की अगर बात करें, आजकल आर्टिफिशियल आता है कि चाइना के अंदर तो सभी कुछ इसी तरीके से चल रहा है। एक जानिब अगर हम कारकर्दगी की बात करते हैं या हम देखते हैं कि जी मुस्तहकम होने की बात कर रहे होते हैं तो हम चाइना की पॉलिसीज को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन एक जानिब हम जो है वो अमेरिकी पॉलिसी को जो है वो फॉलो करते हुए चल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी जिस तरह बिटकॉइन है इस तरह के दूसरा तो कॉइन निकाल दिया जाए, कॉपर के कोई कॉइन निकाल दिया जाए ताकि लोग आसानी से खरीदो फरोख्त कर सकें। देखिए बिटकॉइन के हवाले से अगर बात करें, ये चीज़ आज तक मेरी समझ में नहीं, एक चीज़ हवा में है, हवा में, सही। और लोग उसके ऊपर इस वक्त समझ लें कि पूरी दुनिया का जो है मैं समझता हूँ 37% जो सरमाया है वो बिटकॉइन में लग गया है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। वो फिजिकल नहीं है सरमाया, लेकिन लगा हुआ है वहाँ पे, और वो उसको कोई ऑन नहीं करता, ना कोई कंट्री उसको ऑन करे, ना कोई शख्सियत उसको ऑन करे, और लोग फिर भी उसमें काम कर रहे हैं, समझ से बाहर। अच्छा, ये ब्लड और वो गोल्ड और सिल्वर जो है ये एक फिजिकल चीज़ है, ये एक माइंस में से निकलती है। ये अगर आपने खरीदी, आपके पास मौजूद है मेटल की सूरत के अंदर। बिटकॉइन कहाँ है आपके पास? अच्छा, लेकिन इसमें ये नहीं देखिए कि जो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट बंदा करेगा उसी इसीलिए ना कि उसको कोई ना कोई प्रॉफिट हो। आपने ऑयल की बात की, आपने कहा कि दीगर और दूसरी चीजें जिसके ऊपर लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका भी तो हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ बिक रही है, कहाँ नहीं आ रही, क्या उसके शेयर्स ऊपर बढ़े या कम हुए। तो यहाँ पे भी तो ये बात है कि ट्रस्ट लेवल है, ट्रस्ट इशू है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए स्टॉक की बात कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है स्टॉक के शेयर्स की बात करें, वो तो ठीक है हमारे पास नहीं है, लेकिन गोल्ड अगर आप मुझसे 1 तोले का सिल्वर का बार खरीदते हैं या 2 तोले का गोल्ड का बार खरीदते हैं, वो तो आपके पास मौजूद है ना। आपने मुझे पेमेंट की, हमने आपको बार दिया, वो आपके पास सरमाया महफूज हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। शेयर्स में या दूसरे ये बिटकॉइंस वगैरह में इसमें क्या है, या तो लीगलाइज हो ये चीज़ें, ठीक, स्टॉक तो लीगलाइज है, मैं बिटकॉइन की बात करूँ कि बिटकॉइन लीगलाइज हो, ताकि एक ऐसी एक्सचेंज बने जहाँ से आम आदमी, मुझ जैसा आदमी, आप जैसे हम लोग जाके वहाँ से बिटकॉइन में भी काम कर सकें। लीगलाइज होना चाहिए फिर। अच्छा, हुकूमती सतह पे सॉल्यूशंस क्या है? मतलब हम ये देखते हैं कि जी मुल्क की सतह पे हम झंडे गाड़ रहे हैं, हम देखते हैं कि जी मईशत हमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, डॉलर्स के रेट हम देख रहे हैं कि जी वो हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम कॉपर के रेट देखें या गोल्ड के रेट देखें वो भी ऊपर जाते हुए दिखा, लेकिन बात ये कि इस क़ुव्वत खरीद को मैनेज कैसे किया जाएगा?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम है, ठीक है ना। इसमें कोई दखल ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो गई है। ये इंटरनेशनल मार्केट जो है और आलमी मुल्कों के आपस के मामलात हैं, माशी जंग है, बड़े जो तरक्की याफ्ता आपके मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनकी जंग है, उनकी लड़ाइयाँ हैं। इसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट पर औंस में बढ़ रहा है आलमी मंडी के अंदर, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अब जो हमारे लोग मुतासिर हुए इस सेक्टर के लोग, या उनको रिलीफ दें। एक ऐसा इदारा बनाए, पहले भी एक इदारा बनाया था, पाकिस्तान जेम ज्वेलर डेवलपमेंट कंपनी बनी थी, उसको फंड्स भी मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो नाअहल हाथों में थे, ज़ाया हो गए। अभी कुछ ऐसे अच्छे लोग सेक्टर से जमा करें, कुछ मिनिस्ट्री से लें, कुछ इदारों से लें, लोग एक कंपनी बनाएं जो हर चीज़ को कंट्रोल करें और गोल्ड सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दें। ठीक है, लेकिन अब जिस तरीके से आपने कहा कि जी ये जो जेम्स के नाम से आपने कहा कि जी जेम ज्वेलर डेवलपमेंट का बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरीके से कोई दोबारा से इंडस्ट्री डेवलप की गई तो ये भी सियासी नजर ना हो जाए किसी तरह? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले का दौर और था, आज दौर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छी, मजबूत और मुस्तहकम जगह पर खड़ा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। और इंशाअल्लाह ताला अब नए लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि अभी जो बिजनेसमैन भी हैं, वो ताजिर, सब चीज़ें, तमाम चीज़ें एक पेज पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला जो कोशिशें होंगी वो कामयाब होंगी और अल्लाह ताला इसके अंदर बहुत खैर और बरकत देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वक्त, एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे। हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। वहीं हम देख रहे हैं कि जी इस वक्त बहुत ही करीब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में देखते हैं खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुल्क की मईशत को हम देखते हैं कि जी चार चांद लगाने के लिए खास करके इक़दाम भी किए जा रहे होते हैं। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सईद ज़ुबैर, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और ख़ास करके आज के हवाले से बात करेंगे तरसीलाती ज़रिए। अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जी दुबई का पहला नंबर आया और करोड़ों रुपए हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो आ चुके हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर देखें तो बात करें इकोनॉमी के हवाले से, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी शशमाही ज़री पॉलिसी रिपोर्ट भी जारी कर दी और उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जी बेहतर आई तो है, लेकिन जिसकी मावरत मोहतात और ज़री पॉलिसी रवैया और जारी मालियाती यकजाती की गई है, जबकि तवक्को की जा रही है कि महंगाई माली साल 2026 और माली साल 2027 के बेशतर अरसे के दौरान 5 से 7% के हदफ में रहेगी। सर, किस तरीके से देखते हैं 5 से 7% का हदफ बताया जा रहा है, तो मुल्क की मईशत क्या वाकई इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम हो जाएगा? 2027 तक की बात की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर वजीद का मशकूर होगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया। दूसरी चीज मैं करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा कि जो आपने भी इवेंट बताया कि जी आप कहते कि फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, तो फॉरेन करेंसीज देखिए, फॉरेन करेंसीज उस सूरत में कारगर साबित होती हैं जब आपके पास बिजनेस ट्रेड ऑलरेडी मुल्क के अंदर मौजूद हो। ठीक है, जब मुल्क में ऑलरेडी बिजनेस ट्रेड मौजूद होंगी और अगर फॉरेन ट्रेड आप जमा रहे हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन आप कहना चाहेंगे जिसमें आपने बताया कि बैंक रिजर्व आ रहे हैं, तो ये रिजर्व उस सूरत में कारगर साबित होंगे जब आप उससे कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे होंगे। लेकिन बेसिकली इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ हम उस होल को फिल कर रहे हैं जो होल इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, जब उस होल को फिल करने के लिए सरमाया आएगा या ये इन्वेस्टमेंट आएगी या ये रेमिटेंस आएगा, तो ये इस तरह से फैक्चुअल बेसिस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर देखिए महंगाई कम करने की जो आपने बात की थी, महंगाई कम होगी या महंगाई को कम किया जा सकता है, तो महंगाई कम ऐसे हो सकती है कि आप इसको यूटिलाइजेशन चेक करें कि किस तरफ यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा मोस्टली इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो कैश इकोनॉमी रख रहा है, होर्डिंग कर रहा है, मनी की होर्डिंग कर रहा है। जब वो मनी की होर्डिंग कर रहा है तो जो रेमिटेंस आपका होर्डिंग की सूरत में चल रहा है, जब वो होर्डिंग भी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो वही गैप फुल कर रहा है जो कि आपका ऑलरेडी पिछले 5-6 सालों में आपने गैप बना दिया। यानी आपके पास ना जॉब थी, ना आपके पास जॉब क्रिएशन थी, ना आपके पास कोई जॉब मार्केट है, ठीक है, ना आपके पास कोई बिजनेस स्टेबिलिटीज है। जिस सूरत में क्या होगा कि आपका वो सिर्फ गोल ही भर रहा है, जो आपको रिसोर्स मिल रही है या रेमिटेंस मिल रहा है वो रिसोर्स को फिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर आपने कहा कि 2027 तक कम हो जाएगी, तो एक इशारिये के मुताबिक आपने 36% महंगाई बढ़ाई। ठीक है, अब आप उसके 2.5% बढ़ा रहे हैं, तो 36% के ऊपर 2.5% बढ़ा रहे हैं, तो टोटल कितने बढ़ा रहे हैं आप? 38% बढ़ा रहे हैं। 38% का मतलब है कि आवाम को मजीद आप जो वो ट्रैप में लेके जा रहे हैं।
यानी आपने यहाँ 36% बढ़ानी थी, वहां आप तो 2.5% उसके ऊपर बढ़ा रहे हैं, 36% के भी ऊपर। ठीक है, तो महंगाई की जो इस वक्त कंडीशन है या इन्फ्लेशन की कंडीशन है वो 200-300% बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी भी मैं एक कंपैरिजन रिपोर्ट देख रहा था, अगर हम आपकी उन इकोनॉमी के साथ देखें जो हमारे साथ कभी गिल्टी सिंह का मैच में करता था, उनकी भी इकोनॉमी का ग्राफ देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। यदि जिसको आप मैनिपुलेटिव वे में कह सकते हैं कि वो वेरिएबल मैनिपुलेट करके आपको शो कराया जा रहा है कि वेरिएबल मैनिपुलेट हो। तो क्या ये आवाम को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जिस तरीके से अदादो शुमार बताए जा रहे हैं और जो हकीकी सूरत हाल में हमें नजर आ रहा है ग्राउंड रियलिटी पे वो कतरे मुख्तलिफ है? बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि देखिए एक घर में अगर 5 आदमी बेरोजगार हैं और उसके अंदर अगर एक शख्स रेमिटेंस भेज भी रहा है तो 5 लोगों को गैप पूरा करेगा, ऐसे ही होगा। बिल्कुल ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम तो गिरी ना आपकी, ऑलरेडी पर कैपिटा इनकम गिर गई, बचा क्या आपके पास? ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर, इकोनॉमिस्ट आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हम ये बता रहे थे कि जी महंगाई जिस तरीके से उरूज में जाती हुई दिखाई दे रही है, क़ुव्वत खरीद हमें कम होती दिखाई दे रही है और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि जी जहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई का रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि जी जिस तरीके से चीज़ें की कीमतें बढ़ती हैं तो वहाँ पर या तो डिमांड कभी बढ़ जाती है, कभी हम देखते हैं कि जी सप्लाई जो है वो कम हो रही होती है या सप्लाई ना होने के बराबर होती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे साथ स्टूडियो में मोहम्मद अरशद साहब भी मौजूद है। अरशद साहब, एक कॉन्सेप्ट जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो डिमांड है, सप्लाई है, या कभी कभी हम देखते हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई कर जाती है। अब रमजान का महीना आपको पता है आने वाले वक्तों में, मतलब ये अब एक ही हफ्ते बाद है, ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको नहीं लगता कि जी इस साल हमारे मुल्क में जो क़ुव्वत खरीद है या जो क़ुव्वत खरीद के बाद जो एक हम कहते हैं कि जी मुनाफा होगा हुकूमत को, वो बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, सूरत हाल तो लाज़मी बात है, अब आवाम की जो है ताकत नहीं है। अब जो एक फैमिली 8 अफराद पे मुश्तमिल है, 4 बच्चे, मतलब बड़ा मुश्किल है उनके लिए ईद की शॉपिंग करना, क्योंकि देखें पेट्रोल महंगा, पानी ख़रीद कर पीना है, मेडिकल जो है वो मतलब डॉक्टर को फ़ीस पे करके अपना मेडिकल कराना है, सहूलियात शहर में है नहीं मौजूद, बुनियादी सहूलियात जो एक आम शहरी को मिलनी चाहिए। जगह जगह ट्रैफिक जैम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है शहर का ना बिल्कुल, मतलब और फिर दूसरी बात ये हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी ये उस हद तक चली जाती है सीज़न के अंदर कि आप अगर आज की बात करें तो आज फ्रूट जो 200 रुपये किलो होगा वो रमज़ान के अंदर 600 रुपये पे पहुँच जाएगा। मतलब इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और मैं समझ रहा हूँ जो मौजूदा कमिश्नर साहब हैं वो और उनकी टीमें हैं वो माशाल्लाह काम कर रही हैं इस वक्त कराची के अंदर, तो ज़रूर इस पर नज़र रख के मुनाफाखोरों को पकड़े, चालान करें उनके, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं रमज़ान के हवाले से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि मुनज़्ज़म तरीके से एक माफिया सरगर्म हो जाता है? आप देखें पार्किंग की अगर मैं बात करूं, मॉल्स के आप आउटसाइड पे देख लें, आप किसी बाजार के आउटसाइड पे देख लें, जब खास करके खरीदारों के मौके सामने आते हैं रमज़ान से पहले, तो ऐसे में हम देखते हैं कि दूसरी सरगर्मी बहुत ज़्यादा जन्म ले लेती है। सर अभी कल हमारे एक जहन में एक नोटिस आए, नोटिस में बात आई कि जी DC साउथ साहब जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं कि जिसमें दाऊद वो ज़ेबुनिस्सा स्ट्रीट और अब्दुल्ला हारून रोड ये दोनों जो हैं नो पार्किंग जोन होंगे। अब मुझे बताइए, वहाँ शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ रिहायशी इमारतें हैं, वहाँ पर कारोबार है, वहाँ बिजनेस है, वहाँ सराफा बाज़ार है, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं। अब अगर आप इसको नो पार्किंग जोन कर देंगे तो लोग खड़ी क्या करेंगे? पहले पार्किंग लॉट तो दें हमें कोई मुतबादिल, फिर कोई फैसले करें या फिर बिठा कर कोई हल निकालें उसका। ये चीज़ें जो है रमज़ान के अंदर बड़ी मुश्किलात पैदा कर देंगी। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से DI ट्रैफिक साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा रमज़ान के अंदर इन चीज़ों को जो है गाड़ी लिफ्ट करना, मोटरसाइकिल लिफ्ट करना, कोई कस्टमर लांडी से आ रहा है, कोरंगी से आ रहा है अपनी फैमिली को लेके, जब उसकी गाड़ी लिफ्ट हो जाती है उसको 1 घंटा तो यही सोचने में लग जाता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई या लिफ्ट हो गई है। तो हमें इन चीज़ों पर जो है फोकस करना होगा। रमज़ान मुबारक के अंदर आवाम को रिलीफ दें। मेरी DI साहब से भी अपील है, आई साहब से भी अपील है कि इन चीज़ों को ज़रा दूर रखें पब्लिक से और उनको रमज़ान की इबादतें और ईद की तैयारियां करने के मौके फराहम करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ अयाज भी मोतीवाला साहब बिजनेसमैन भी है, सामाजिक कारकुन है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ सैयद जुबैर इकोनॉमिस्ट आप हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी सूरत हाल कटन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है, यही कहूँगा कि जिंदगी हालात ने दिया साथ तो होगी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।